तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 9 शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर का जो है ये मतलब वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 के अंदर मैंने आपको आधा चैप्टर करवा दिया था, आधा चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। इस कंप्लीट बुक के आपको जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, ज़रूर से चेक कर लेना। अब इस चैप्टर के अंदर जो है हम कुछ जानते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। इस व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसका नाम था आइन-ए-अकबरी, अकबरनामा। तो ये किताब इतनी प्रचलित है जो हमें पूरा इतिहास बताती है, मतलब पूरा तो नहीं, मतलब उस टाइम का जो है, क्योंकि बहुत सारे मुगल शासक हुए हैं लेकिन सबसे महान शासक था वो था अकबर। क्योंकि उसके टाइम पीरियड के दौरान जो है दो फायदे हुए। एक तो उनकी सल्तनत बढ़ती रही और दूसरा था कि लोग खुश थे, दिक्कत नहीं थी लोगों को इतनी ज़्यादा। मतलब ऐसा होता ना, कर वसूली ज़्यादा ही, मतलब लोगों से जबरन जो है कानून थोपे जाना, वो दिक्कतें उसने फेस नहीं करवाई लोगों के साथ। कुछ जो है बदसलूकी ज़्यादा नहीं करी, मतलब करी भी होगी तो हमें क्या पता, हमें तो किताब के अंदर से जो कुछ पता लगता है वो छाप दिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं कहानी को। अब यहाँ पे जो है शासक तो शासक होता है और इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास, यानी कि शासक और इतिहास के बारे में यहाँ पे संबंध है और मुगल दरबार की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम पहुँच जाते हैं सीधा हमारे पेज नंबर 15 पे, जहाँ पे हमको जो है ये यहाँ तक मैंने करा दिया था आपको। तो ये जो टॉपिक आया हुआ था ये बीच में छोड़ना पड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली गई थी और फ्लो मज़ेदार बन गया था यार। अब क्या करते हैं ना, चलो टॉपिक को थोड़ा सा लाइन दोबारा बता देता हूँ। मुगल दरबार की बात कर रहे हैं हम कि मुगल दरबार के अंदर क्या सीन था कि वहाँ पे जो है ना, मतलब आप ये चीज़ याद रखना, एक तो वहाँ पे जब दरबार लगता था तो वहाँ पे जो है फ़ारसी भाषा बोली जाती थी आमतौर पे, और जो फ़ारसी भाषा थी वो जो है ना अकबर ने मतलब लागू कर रखी थी उधर, और कोई भाषा वहाँ पे नहीं चलती थी। जबकि उससे पहले जो उसके पिता दादाजी थे वो जो है तुर्की में बोला करते, तुर्की लिखवाया करते, जो भी कुछ था। लेकिन इन्होंने जो है उनकी भाषा बदल दी और आ गए फ़ारसी के ऊपर। अब यहाँ पे बताते हैं कि किसी भी जो है दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। यानी कि अगर शासक, यानी शासक का मतलब है राजा कोई, तो अगर राजा जो है उसको दूर बैठाता है अपने से, तो इसका मतलब है उसका जो है इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी राजा की नज़रों में। और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति राजा के पास है तो मतलब ज़्यादा प्यारा है राजा को वो, तो ऐसा जानने को पड़ता था। और हाँ, एक और बात थी यहाँ पे कि अगर किसी बंदे को राजा ने बोला कि तू सीट नंबर 4 पे बैठ, और 4 पे बैठा दिया, और उठ के वो सोच रहा है यार एक काम करते हैं, ये तो पीछे हो गया, मैं तो आगे चलता हूँ और सीट नंबर 2 पे बैठ जाता हूँ जाके, ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ बैठा दिया उधर ही बैठा रहना है। और उसके अलावा जो है अगर सभा चल रही है या कुछ भी जो भी चलता है, मतलब पूरा दरबार चल रहा है, तो उसके दौरान कोई भी जो है उसको छोड़ के नहीं जाएगा बीच में बिना अनुमति के। और अनुमति तो थी नहीं, वैसे भी राजा की अनुमति होती थी और वो देता नहीं था, मतलब कुल मिला के वो जा नहीं सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना धीरे धीरे, ये तो थी रेपुटेशन की बात। अब लोग राजा को कैसे रेपुटेशन देते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे। वो ऐसे सीधे आए, ऐसे होता ना, मतलब फर्श के ऊपर लेट जाते ऐसे लंबे हाथ करके, तो वो वाला। तो आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप था सिजदा, जिसको दंडवत लेटना था, मतलब सीधा ऐसे स्पॉट लेट जाना। कुछ लोग जो है ज़मीन चूम के जो है ये ज़मीन चूमने का प्रक्रिया भी अपनाते थे कि ज़मीन को चूमा करते थे। ये शुरुआती दौर में था, मतलब कोई भी व्यक्ति आता राजा के लिए सम्मान देना होता था ना, या तो वो झुकते। और इससे ये पता लगता था, मतलब झुकने का क्या सीन था कि जो व्यक्ति जो है, मतलब एक व्यक्ति है सामने, कोई राजा है और दूसरा कोई व्यक्ति है, वो उसके सामने झुक रहा है, वो कितना झुक रहा है वो चीज़ उसको बताती थी कि उसकी नज़रों में वो राजा कितना महान है। और लोग, अब राजा है भाई और इतनी बड़ी सल्तनत का राजा है तो महान तो होगा ही वैसे भी, अरे लोगों को खुश भी करना है राजा को, तो वो क्या करते, सीधे जाते और लेट जाते, बस हो गया, बस हम बिल्कुल, हमारी नज़रों में तो बहुत महान हो। चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जेम्स वन, इसके जो है अंग्रेज दूत टॉम्स रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने, ये अकबर वाल के बाद आया था, ये जो राजे हैं, राजा महाराज जो है, मतलब काफ़ी लंबी पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम चलता रहा,
तो इसको आप याद रख लेना। जहांगीर की बात है ये तो, हाँ एग्जाम वगैरह में नहीं आते ऐसे टॉपिक्स जो ये हम बात कर रहे हैं। तो अनुसार जो है जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। यानी कि उसने बोला जैसे आजकल का टाइम पीरियड है, ऐसे थोड़ा सा झुका, नमस्कार जी, और उसके बाद बोला कौन सी कुर्सी पे बैठूं, बस सीधा, और लोग देखते रह गए क्या हुआ ये। अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो पूर्व की ओर जो है मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में राजा आया करता था। सुबह जब उठता ना तो थोड़ा बहुत अपना जो प्रार्थनाएं करता, उसके बाद में जो है एक छज्जे पे आ जाया करता, बालकनी होती है ना जो, उसमें आता और लगभग 1 घंटा बिताता था उधर। वहाँ पे जो है इसके नीचे जो है लोगों की भीड़, जिसमें सैनिक लोगों में है ये सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें, ये जो है बादशाह की एक झलक पाने का इंतजार किया करती थी इस झरोके में, यानी इस छज्जे के पास में। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोका दर्शन की प्रथा का उद्देश्य है जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था, यानी कि लोग उनसे ज़्यादा खुश रहे। देखो एक होता ना कि राजा अगर लोगों की नज़रों में ही नहीं आ रहा, लोगों को देखने को ही नहीं मिल रहा, तो उस राजा का कोई फ़ायदा नहीं है और इम्पोर्टेंस नहीं रहती उस राजा की। तो ये जो है अकबर इस बात को जानता था और उसने जो है छज्जे वाला सिस्टम चालू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, इसकी दिनचर्या टाइम टेबल आपका भी होता है, स्कूल में जाते हो आते हो या नहीं जाते हो, जो भी है टाइम टेबल फिक्स नहीं है आपका आजकल तो, बट हाँ जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप एक काम करते हो कि इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा, और 99% का तो है ही नहीं टाइम टेबल। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो झरोके पे उनका फिक्स टाइम रहता था, सुबह उठो प्रार्थना करो, 1 घंटा जो है उधर झरोके पे बिताना है। झरोके में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन, दीवाने आम बोला जाता था जिसको, में आया करता था। देखो यहाँ पे जो है ना 2 प्रकार के दीवाने आम और एक होती थी दीवाने खास, ठीक है। क्या होता था, देखो दीवाने आम थी आम जनता के लिए, जनता के कोई फैसले वैसले सुनाने, जो कुछ भी झमेला हो रखा है, तो वो था दीवान ए आम, आम आदमियों के लिए। और वो जो है 2 घंटे तक चला करती थी वो सभा, उसके अंदर जो है किसी के दुख दर्द या जो कुछ था वो उनके ऊपर बातचीत होती थी। उसके बाद थी दीवाने खास, स्पेशल बातें होती थी, इसमें जो है राजा यहाँ से उठ के चला जाता था और जो है इसके मुख्य मेन महत्वपूर्ण मंत्री थे जो, उनके साथ में बातचीत करता, जैसे कि कहाँ से कितनी कर वसूली हुई है, किसी को जो है किसी इलाके में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही, जो भी कुछ है सारा झमेला वहाँ पे बातचीत की जाती थी कि आगे जो है दूसरे राजाओं के साथ संबंध कैसे स्थापित करे, कैसे अपनी सल्तनत को बेहतर बनाए, विस्तार करें, वो सारी चीज़ें खास थी। तो वो दीवाने खास में बातें होंगी, उसकी ऐसे नहीं। अब बताते हैं यहाँ पे मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। आपके और हमारे भारत के अंदर तो ना जाने कितने त्यौहार हैं, हर दिन हमें खुशी का मौका मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 3 त्यौहार मनाते थे। ये आज के टाइम की बात है, लेकिन ये अकबर की बात है, बहुत पुरानी बात। उस समय 3 त्यौहार हुआ करते थे। एक था जन्मदिन राजा का, वो भी देखो सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष, ये जो है ना 2 टाइप के होते हैं। जैसे मतलब ये समझ लो बस कि जैसे सूर्य ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, उस टाइप का होता है ये भी सिस्टम, सूर्यवर्ष चंद्रवर्ष। इसके अनुसार जो है शासक का जन्मदिन और वसंतागमन पर फारसी नववर्ष, यानी कि ये होता है आपका न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर होता है ये, ठीक है, ये मनाया जाता था। फारसी नववर्ष नया साल जब आता था ना, तो उसका वो खुशी का त्यौहार होता था, उसका आगमन होता था वसंत ऋतु का। और उसके अलावा शासक का जन्मदिन, ये मुख्य त्यौहार थे। जन्मदिन 2 टाइप से, इधर और इधर, ठीक है, तो ये ऐसे मनाए जाते थे, खास त्यौहार थे इनके। शाही और तीसरा जो था ना, 2 तो ये हो गए हमारे, या इसमें जो भी जिस टाइम भी हुआ है उनका सीन, और तीसरा था शादी विवाह का मौका, ये खास त्यौहार हुआ करते थे। अब शादी विवाह के मौके में पैसे बेरहमी के साथ उड़ाए जाते थे। 1633 में जो है दारा सिक्रो और नादिरा जो राजकुमार परवेज की पुत्री थी, इसके विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी थी उन निशा खानूम द्वारा की गई थी। उन्होंने जो है पूरा जो भी सिस्टम होता है तैयारी करने का वो सारा किया था। हिनाबंदी यानी कि मेहंदी लगाने की एक रस्म होती है, तो इस रस्म में जो है दीवाने खास में अदा की गई थी। देखो दीवाने आम में नहीं करी, दीवाने खास में, क्योंकि खास रस्म थी, अच्छी बात है। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची और मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल
32 लाख रुपए का खर्च हुआ। आप सोचोगे यार मतलब थोड़ा सा ही है, 32 लाख तो ठीक ही है, मतलब हाँ जैसे बोल सकते हो इतनी बड़ी सल्तनत है तो 32 लाख कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आगे जाओगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा उस समय के 32 लाख की असली कीमत क्या थी, जिसमें जो है 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा यानी कि मुमताज महल द्वारा आराम से अलग करके, जैसे होता है ना कि माँ जो है अपने बच्चों के लिए अलग करती है थोड़ा 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 करके, तो वो वाले 16 लाख रुपए जहां आरा ने, और ये वैसे भी रानियां थी तो बहुत आता था इनके पास में, और शेष जो है दुल्हन की माँ के द्वारा दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से बांटे जाते थे, ये मतलब इकट्ठे हो जाते थे पैसे। अब बात करते हैं पदवियाँ, उपहार और भेंट की, यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे आपको नौकरी चाहिए, आपको हवलदार बनना है कि इंस्पेक्टर बनना है, या फिर उससे भी ऊपर जाना है, या कुछ और ही करना है, तो इस तरीके से जो है आपको देखना पड़ेगा वो चीज़ तो। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा ही सेम सीन हुआ करता था पदवियों का, यानी कि रैंक, नौकरी मिलनी, नौकरी चाहिए होती थी सबको। योग्य व्यक्तियों को जो है पदवियां देना मुगल राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली, ये जो है ना यहाँ पे बता रखा है, वैसे रटना वटना नहीं है इसको कि बोलो सोचो कि रटना है, एग्जाम में आता होगा। देखो इसमें सिर्फ इतना बता रखा है, थोड़ा आइडिया दे रखा है कि पदवियां किस टाइप की होती थी। उनको जो है ना ये पदवियां हैं कुछ यहाँ पे, उच्चतम मंत्रियों में एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजात को, जय सिंह और जसवंत सिंह को, मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। पदवियां जो है ना 2 प्रकार से मिलती है, तो अर्जित कर देता, मतलब राजा भेंट कर देता था, या फिर जो है पैसे दो और पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम होता था, पैसे दे के आप पा सकते थे उसको। मीर जाफर ने जो है अपने नाम में जो है ए अक्षर जुड़वाने के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था, यानी कि वो मीर खान था ना तो अमीर खान बन जाता वो, तो अमीर बनने के लिए, वो खान अमीर बनने के लिए, मतलब नाम से, सिर्फ नाम होगा उसका अमीर खान, तो उसके लिए उसने जो है राजा को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। बताओ राजा को मानना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। अब आगे बढ़ते हैं सरप्पा, यानी कि यहाँ पे जो है अब सरप्पा जो है एक टेक्निक थी, एक अन्य उपहार भी हुआ करता था, यानी कि सिर से पांव तक, जिसके अंदर जो है कपड़े भेंट किए जाते, 3 हिस्से हुआ करते, जामा, पगड़ी और पटका। और ये जो है ना ये एक पगड़ी रखने का डिब्बा है, इसके ऊपर रखते होंगे पता नहीं कैसे, जो भी है। बादशाह जो है कमल की मंजरियां वाला रतन जड़ित गहनों का सेट, यानी कि पदम मुरस्सा, ये बहुत बहुत कीमती चीज़ थी, मतलब बहुत पैसे वाली भी थी ये, मतलब महंगी पड़ती थी। ये जो है उपहार में कभी कभी दिया करता था, ऐसा नहीं कि रोज की रोज ऐसी चीज़ों को बांटता रहेगा। ये बहुत खास मौक़ों पर राजा किसी को उपहार दिया करता था, मतलब जिसको देना होता तो ये चीज़ें पदम मुरस्सा दिया करता था, और काफ़ी मतलब रेप्यूटेड चीज़ थी ये, और अमीर बना सकती थी, ऐसी चीज़ थी। शाही परिवार, अब जो परिवार था राजा का परिवार, उसके अंदर कौन कौन शामिल थे शाही परिवार के अंदर, जो है यहाँ पे हरम शब्द, हरम जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान, तो इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मुगल परिवार में जो है बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, देखो 2 टाइप की होती है। ये आप सोच रहे हो ये उपपत्नियां क्या आ गई, देखो आपको पता है राजा बहुत शादियां करा करते थे, तो अगर वो एक अच्छे परिवार से, राजा के परिवार से थी तो वो थी पत्नियां, और जो थोड़े लो लेवल के मतलब समुदाय से या ऐसा कुछ सीन था वो बना देते थे राजा उनको उपपत्नियां। उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, मामा, सौतेली, उपमाताएं, वैसे जैसे उपपत्नियां ना तो माँ भी तो उपमाँ हो जाएंगी ना, तो उपमाताएं बहन, पुत्री, बहू, चाचा, मौसी, बच्चे सारे जो भी परिवार में होता है, भरे पूरे परिवार में, वो सब कुछ जो है हर कोई, वह महिला परिचारिकाएं और गुलाम, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो गुलाम हुआ करते थे ना वो भी शाही परिवार का हिस्सा होते थे, यानी कि उनके अपने स्पेशल गुलाम हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि कहीं के भी गुलाम उठाए और चल गए। अब आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो है मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों, जिनको बेगम कहा जाता है, और अन्य स्त्रियां अगहा कहते थे इनको, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, में जो है अंतर रखा जाता था, यानी कि जो राजाओं की बेटियां थी और जो नॉर्मल जैसे कोई बोल सकते हो कबीले या सरदार टाइप का हो गया उनकी बेटियां थी, तो उनमें अंतर रखा जाता था बाकायदा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसकी ज़्यादा इज्जत होती थी। शाहजहाँ की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा, ये जो है शाहजहाँ की बेटियां थी दो, को जो है ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी।
यानी कि उनको भी सैलरी मिला करती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि जो कर वसूली थी ना वो जहां आरा के पास आया करती थी इस इलाके की। तो इस तरीके से जो है इलाके बांट रखे थे, शायद से हो भी सकता है। जहां आरा ने जो है शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहाबाद बनवाई जो कि दिल्ली में है, कि जो है कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। शाहजहाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, अकबर की फूफी थी। कौन? गुलबदन बेगम। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। ये कौन थी ऐसे, मतलब हम इतना जान क्यों रहे हैं इस महिला के बारे में, इसने क्या किया था? जो आईने अकबरी जो किताब है उसके अंदर देखो, थोड़ा ध्यान से समझो आप, बाबर की बेटी थी ये, ठीक है। बाबर शुरुआत का था ना, मतलब जब मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। हुमायूं की बहन थी और अकबर की फूफी, यानी कि अकबर के टाइम में जब वो अबुल फजल जो है लिख रहा था किताब आईने अकबरी को, तो उस समय तक वो जिंदा थी, समझे, मतलब बूढ़ी हो गई होगी वैसे तो, लेकिन जिंदा थी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बताया जाता है कि उसने काफ़ी ज्ञानपूर्वक बातें बताई, जो जो चीज़ें उसको याद थी तो उनके बारे में उसने बताया यहाँ पे। अब अगला टॉपिक आता है, वो है शाही नौकरशाही, यानी कि जो राजाओं के नौकर हुआ करते थे, नौकर चाकर थे, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र मिलेगा। यहाँ पे भी भर्तियाँ होती थी और उनके अलग अलग पद हुआ करते थे। हमें जो है ये सारी चीज़ें अकबरनामा नाम की किताब से मिलती हैं। मुगल राज्य की जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजातक वर्ग भी कहते हैं। अधिकारियों का दल, याद रखना ये चीज़, अभिजातक वर्ग बार बार आता रहेगा तो आप सोचोगे यार ये बार बार हम जिक्र तो कर रहे हैं अभिजातक, ये होते क्या है? ये होते हैं अधिकारियों के दल, जो मंत्री हो गए या जो भी कोई थे ना, तो उनके जो दल समूह बनाए जाते थे उनको अभिजातक वर्ग कहा जाता था। अभिजात वर्ग, जातक बोल रहा हूँ, अभिजात वर्ग, सॉरी यार। 1560 से जो है आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। उससे पहले नहीं था, 1560 से पहले जो है कोई भी राजपूत और मतलब भारतीय जो था, खास तौर पे भारतीय बोल सकते हो आप, तो वो जो है शाही सेवा में नहीं था, मतलब राजाओं के खास नहीं थे, खास सेवा में नहीं थे। उसके बाद में जो है राजा ने जोड़ दिया राजपूतों और भारतीय मुसलमानों को शाही सेवा में प्रवेश दिला दिया, प्रवेश करवा दिया उनका। इनमें जो है नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति वो थे एक राजपूत मुखिया, अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। अब शाही कैसे बन गई है? जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। अब देखो मैंने आपको बताया था पत्नियां और उपपत्नियां बना करती थी, तो शायद से ये उपपत्नी बनी होगी और ये जो है यहाँ पे शाही सेवा में प्रवेश कर गया इस तरीके से। ये जबकि एक कछवाहा था, ठीक है, कछुए पकड़ता था शायद से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि हिंदू जातियों के सदस्यों को भी यहाँ पे अकबर ने मतलब अपने साथ में, अपने समुदाय में जोड़ा था। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जो कि खत्री जाति का था, यानी कि जो एक हिंदू था कुल मिला के। जहांगीर के शासन में ईरानियों को ऊंचे पद प्राप्त हुए। अब जहांगीर ने ऐसा क्या किया, मतलब भारत वालों पसंद नहीं आएगा, भारत वाले लोग इनको। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी और ईरानियों को इसी वजह से ऊंचे पद मिल गए। कमाल की बात है ना। अब यहाँ पे जो है दो समूह बने, या फिर ओहदे बोल सकते हो, ओहदे बने। एक था जात जो है शाही पदमानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक होता था, और दूसरा बना स्वार। यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। ठीक है, दो चीजें थी, एक थी जात, कितनी सैलरी पैकेज वगैरह बोल सकते हो, और सवार का मतलब था कि कितने घुड़सवार वो रख सकता था। सवार से ऐसे आदमी रख सकते हो, है ना। 1000 या उससे ऊपर जो है जात वाले जो मनसबदार थे अभिजात कहे गए, यानी अमीर। उमरा जो कि अमीर का बहुवचन है, अभिजात कहे गए उनको, यानी कि जो तगड़ी सेना थी यार। वैसे 1000 घुड़सवार कम नहीं होते, वैसे पहले के टाइम में होते भी होंगे। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता था, जो कि खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था, यानी कि दरबार में जो राजा के पास होगा वो सबसे राजा का खास होगा। तो वही सीन था। मीर बख्शी जो है ना, ये
राजा के दाईं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्युक्ति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मोहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करना होता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, एक था दीवान ए आला यानी वित्त मंत्री और दूसरा था सदर उस सुदूर यानी कि मदद ए मास या अनुदान का मंत्री। तो ये दो मंत्री थे जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी दरबार के अंदर। अब बात करते हैं सूचना की और साम्राज्य की। मीर बख्शी दरबार, ये वही बंदा ना, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था ये अमीर बख्शी। इसी ने तो पेशकश करी थी राजा के पास कि मेरा नाम बदल के अमीर बख्शी कर दो। नहीं, वो तो अमीर खान था शायद से, हो सकता है ये भी हो, मुझे नहीं पता, मीर ही था वो भी। चलो यार छोड़ो इस बात को। मीर बख्शी जो है दरबारी लेखकों वाकिया नवीस के समूह का निरीक्षण किया करता था। उच्च दरबार से समाचार, जिसको कहा जाता है अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला, ये उर्दू में कहते होंगे शायद से, शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार किया करते थे। ये मीर बख्शी था ना, इसका मुख्य काम यही था, दरबार में जो भी मामला जो कुछ हो रहा है ना, सारा कुछ तो उच्च दरबार के समाचार ये सारा तैयार करते थे। यानी कि कोई लोगों को बताना है, कोई उपदेश देना है या कोई सूचना देनी है, वो सारी कुछ मीर बख्शी तैयार किया करते थे। शासकीय दस्तावेज शाही डाक के थ्रू भेजे जाते हैं। अगर दूर मतलब दूसरी राजधानी या कहीं दूर भेजने हैं तो वो शाही डाक होती थी राजाओं की खुद स्पेशल। इसके अंदर क्या होता था, लोग जो है ना डाक लेते ऐसे, मतलब डाक जैसे होते हैं ना, भगवान शिव की डाक सुनी होगी आपने, अगर आइडिया है तो पता होगा, नहीं तो वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें कि ये जो इनकी शाही डाक थी उसके अंदर कोई चिट्ठी है मेरे पास में, और उस चिट्ठी को जैसे रिले रेस होती है ना कि वो चिट्ठी वो डंडी सी होती है, उसको लो और आगे भग जाओ और आगे, तो इस तरीके से शाही डाक भागा करती थी। मतलब वो नॉन स्टॉप जो है सीधी राजधानी टू राजधानी एक्सप्रेस टाइप का सिस्टम था वो। बांस के डिब्बों में जो लपेट कर रखे गए कागजों को लेकर हर कारो कसीद अथवा पथमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। एक व्यक्ति नहीं था, वो ऐसे पैटर्न बना रखा था कि एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव तक भाग के जाएगा, फिर दूसरा उधर से अगले गांव, ऐसे पहुंचते पहुंचते वो राजा तक वो डाक पहुंच जाया करती थी और बहुत तेजी से पहुंचती थी। ये उस समय की सबसे तेज तकनीक थी, कमाल की बात है ये। अगली बात आती है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। सूबेदार बोल सकते हो जैसे कि अपने शहर का एक बड़ा मंत्री, बड़ा तो क्या मतलब मुख्यमंत्री है शहर का, ठीक है, उस टाइप का सिस्टम था इनका। उनको बोला जाता था उस टाइम में सूबेदार, गवर्नर बोलते हैं जिनको आजकल, तो उस टाइम से सूबेदार हुआ करते थे, जो पूरे गांव मतलब जो भी इलाका था उसके कर वसूली करनी या जो कुछ भी निरीक्षण करना हो गया, कोई दिक्कतें आ रही है उनका समाधान करना, वो सारा उन्हीं को करना होता था। और ये जो है राजाओं से जाके भेंट भी क्या करते, अलग सीन था इनका। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, सर्वत्र मतलब हर जगह पे, ठीक है। लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग होता था। ग्राम लेखा होते हैं जैसे गांव में किसी को कोई खबर देनी है तो उसके लिए स्थानीय भाषा इस्तेमाल होती थी, क्योंकि गांव वाले अनपढ़ लोग यार फारसी कैसे समझेंगे जब उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो उनके लिए जो है आम लोकल भाषा जो थी उस टाइम की उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बात आ गई सीमाओं के परे की बात, यानी कि जो बाउंड्री लाइन है, जो राजा की सल्तनत है, अगर उससे बाहर हम देखें तो बाहर क्या था। देखो यहाँ पे एक छोटी सी इन शॉर्ट कहानी टाइप का है कि सफावी और कंधार का ये शॉर्ट में, तो भारतीय उपमहाद्वीप से आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। यानी कि जैसे भारत अब कहाँ बना, ये रहा देखो, ये ऐसा है ना भारत, थोड़ा मतलब ऐसा ही बनेगा यार, माउस से ऐसे नहीं अच्छा नहीं बनता, ठीक है, ये समझ लो बस, ये भारत है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। ये वाला जो हिस्सा था ना इधर वाले इलाके से ही प्रवेश होता था। जितनी भी जंग हुई या लड़ाइयाँ हुई सारी इधर वाले इलाके से घुसी हैं, इधर वाले इलाके से सेना घुसती और पूरे इलाके पे कब्जा कर लेती। तो इसी में यहाँ इसी की बात हो रही है, इधर वाले इलाके में बहुत लड़ाई हुई है। मुगल नीति का है निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियां विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। कंधार जो है सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। मुगलों की लड़ाई और सफावियों की ये कंधार को लेके होती रहती थी। कंधार को वो बोलते हमारा है, ये बोलते जैसे आजकल
आजकल तो नहीं, मतलब पहले, थोड़ी पहले कश्मीर को लेके हुआ करता था कि कश्मीर पाकिस्तान वाले बोलते हमारा है, भारत वाले बोलते हमारा है। तो वैसे ही कंधार वाला सीन था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। बीच में सफावियों ने जीत लिया था, उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है 1595 में अकबर ने फिर से उसको जीत लिया। बोला ऐसे कैसे जाने देंगे हम हमारी जमीन को। 1662 की जो है शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर डेरा डाल दिया। वहाँ पे जो है अब क्या हुआ था कि बाद में उनकी सेना ऐसे मजे में पड़ी थी राजा की, और एकदम से हमला हो गया उनके ऊपर, जंग हार गए। उसके बाद साफियों को वो ज़मीन सौंपनी पड़ी। मुगल रक्षक जो है पूरी सेना मारी गई होगी उधर ही, और क्या होना था उनका। तो अब अगला टॉपिक है हमारा ओटमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। अकबर ने अपने शासनकाल के अंदर और बाकी राजाओं ने भी कोशिशें करी कि जो इलाका है जहाँ पे हम शासन कर रहे हैं और जहाँ पे हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ से हमें कोई दिक्कत ना हो। मक्का मदीना जहाँ पे इनका शासन ही नहीं था, ये जो है महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बने थे उस टाइम में। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होती थी मुसलमानों का, जो मतलब उनकी कैटेगरी थी, उनकी जाति थी जो, उसके अंदर जो है मक्का और मदीना इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। जैसे हिंदुओं के अपने मंदिरों की, कुछ मंदिरों की अहमियत हुई थी। वह जो है लाल सागर के यहाँ पे इसको लेके उस संबंध बनाते थे। वो या तो राजा से विवाह कर लेते या फिर कोई समझौता करते, उपहार देते। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे लाल सागर से इधर ही पड़ता है, ये भी इन्हीं इलाकों के आसपास। तो लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोका को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था, और इसकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्मस्थलों और फकीरों के अंदर जो है बांट दिया करता। देखो अगर लेके जाएगा तो क्या पता समझौता टूट जाए और इनको मक्का मदीना आने में दिक्कतें हो, तो इस वजह से वो उस संपत्ति को बांट देता, जिससे राजा भी खुश, हम भी खुश, हमारी जनता भी खुश, सब खुश। मुगल दरबार में जैसुइट धर्म प्रचारक, ये जो है ना उस समय जो है जैसुइट नाम का जो एक धर्म प्रचारक जो है आया था मुगल दरबार के अंदर। काफ़ी मतलब उस समय बोले तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये धर्म। पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों के व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस, ये जीसस जानते हो ना, उन्हीं का वो जैसे हाथ ऐसे ठोक रखे हैं, वो टी वाली शेप जो बनती है वो वाला भगवान है ये, जिसको जैसुइट लिखा गया है यहाँ पे, कि धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म को तो जानते होगे अब, तो वही है ये। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। अकबर जो है ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जैसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। एक मतलब थोड़े से लोग जो है गोवा भेज दिए कि उधर से एक बंदे को बुला के लाओ इधर, मैं जानना चाहता हूँ उनके धर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग 2 साल तक रहा। राजा का खास बना रहा, राजा के साथ में राजा उससे बहुत सारी बातें किया करते, उनसे ज्ञान हासिल किया करते। 2 साल तक वो बातचीत में रहा ऐसे। उसके बाद बताते हैं लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में जो है भेजे गए थे। पहला वाला याद रख लेना, पहले वाला जो है 1580 में आया था। अब लास्ट टॉपिक है शायद से ये आपका, यस आई थिंक सो, औपचारिक धर्म पर सवाल उठाना। मानसरेट ने टिप्पणी की है कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्मों के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार कर दिया। अब यहाँ पे देखो सवाल उठते हैं बहुत सारे। औपचारिक धर्म को लेकर इनकी काफ़ी सारे सवाल है, क्योंकि अकबर जो मानता था वो दूसरे धर्मों को उसने समान आदर दे रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी और हम नहीं समझ पाए, और धर्म के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, भागो यहाँ से। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल ही हैं और सवाल के नाम पे कुछ नहीं था, जो कुछ था ये थोड़ी टिप्पणी थी। तो बातचीत है यार नॉर्मल सी, ज़्यादा कुछ है नहीं, चाहो तो देख लेना आप। और अबुल फजल ने जो है इन चीज़ों के ऊपर पूरा आईने अकबरी जान नाम की जो किताब है उसके अंदर सारा जो है बताया है सब कुछ। तो ये कुछ है इसके अंदर चैप्टर के अंदर। यहाँ पे देखो पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें से एग्जाम्स में ज़्यादा आता है, इस वाले वीडियो में इतना नहीं आएगा। एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर MCQ टाइप का। अगर वो बनता होगा तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर जो है पेज के ऊपर जाके आप देख लेना कौन कौन से MCQ आते हैं। मैंने जो है हरियाणा बोर्ड के अभी एडअप किए हैं इधर, बाकियों के भी कर दूंगा जैसे जैसे मुझे मिलते रहेंगे। चलो अब ख़त्म करते हैं,
मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, वैसे 12th में क्या फ़र्क पड़ता है, 6 to 12 है यार, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।